डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो कि जब इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सॉल्व करने होते हैं, उसके सामने ये सिचुएशन होता है कि हाउ टू फाइंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर। तो नॉर्मली जितने स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि चूँकि इस सर्किट में सर्किट एलिमेंट जो रजिस्टर्स हैं उसको सीरीज और पैरेलल में करना आसान नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों के दिमाग में ये बातें होता है कि इसे किरचॉफ्स के मेथड से, किरचॉफ्स रूल से सॉल्व करना चाहिए। फाइन, बिल्कुल सही, आप किरचॉफ्स के रूल से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम किरचॉफ्स का कौन सा रूल लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि किरचॉफ्स का आपके पास दो रूल हैं। फर्स्ट रूल जो है आपका वो क्या है, KCL। तो पहला रूल आपका क्या है, KCL, और सेकंड रूल आपके पास क्या है, KVL। अब बच्चों के दिमाग में ये होता है कि चलो हम इसे KCL से सॉल्व करें या KVL से सॉल्व करें। अब यहाँ पे बातें उठता है कि आप दोनों ही मेथड को यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इस सवाल को KCL से सॉल्व करो या KVL से सॉल्व करो। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि KCL किरचॉफ्स करंट लॉ है और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ्स करंट लॉ जंक्शन पे लागू होता है और ये लूप में लागू होता है। अगर हम इस प्रॉब्लम को गौर करके देखें तो हमारे पास जंक्शन भी है। देखो, एक जंक्शन आपको यहाँ पे है, एक जंक्शन यहाँ पे है, और अगर हम लूप की बात करें तो एक लूप आपका ये है, एक लूप ये है। तो इसका मतलब है कि या तो आप KCL से सॉल्व कर सकते हैं या KVL से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दोनों ही रूल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसे KCL से सॉल्व करना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको यूजिंग KCL, अभी KCL से हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको जंक्शन को पता लगाना होगा, जिसे आप नोड भी कहते हैं। और जंक्शन और नोड का मतलब क्या होता है कि वह पॉइंट जहाँ पे टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट आपस में मिलता हो। तो निश्चित रूप से यहाँ और यहाँ आप देख रहे हैं मोर देन टू सर्किट एलिमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। अब जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कंडीशन ये होता है कि इन दिस केस you have to identifying all nodes and select a reference node। रेफरेंस नोड क्यों? क्योंकि इसको हम नोडल एनालिसिस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नोडल एनालिसिस मेथड का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे एक रेफरेंस नोड को ढूंढेंगे। तो सपोज करो हमने इस नोड को A से रिप्रेजेंट कर दिया और इस नोड को B से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होता है कि नोडल एनालिसिस मेथड जो होता है वो KCL पे बेस्ड होता है, यानी KCL पे बेस्ड होता है। यानी जब आपको KCL लगाना हो तो नोडल एनालिसिस ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे दो नोड आपको आइडेंटिफाइड हैं, इसमें से एक नोड को आपको रेफरेंस नोड के रूप में लेना होगा। रेफरेंस नोड का मतलब हुआ कि उस नोड का पोटेंशियल आपको 0 मानना होगा। तो नॉर्मली जो रेफरेंस नोड होता है
वो कॉमन नोड होता है। क्या होता है वो? कॉमन नोड होता है। तो गौर करके देखें तो ये कॉमन नोड है, ये कॉमन नोड है इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अब इसको रेफरेंस नोड के तौर पे ले लिया। इसका मतलब रहा कि इसका जो वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज है मान लो VV, आप इसको क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे, बराबर है। अब इसको 0 माना और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि नेट करंट का वैल्यू क्या है? 0 है। तो नेट करंट का वैल्यू 0 कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सिंस सिग्मा I इक्वल टू 0 एट जंक्शन A, तो इसका मतलब क्या हो गया? विच इम्प्लाइज, अब आप एज्यूम कर लो कि सपोज करो कि हमने इसमें I1 करंट को दिखा रहा हूँ, सपोज करो इसमें हमने I1 करंट को दिखाया और इधर हमने I2 करंट को दिखाया और इसमें हमने I3 करंट को दिखाया। तो यहाँ वेरी क्लियर है कि I1 प्लस I2 जो है वो आपका I3 के बराबर है। ओके, अब इसमें होता क्या है कि आपको जितने भी करंट एलिमेंट होते हैं, वोल्टेज एलिमेंट होते हैं, करंट एलिमेंट होते हैं, उसको वोल्टेज में बदल देना होता है। तो अब देखो अगर हम इसको बदलें तो कैसा हो जाएगा ये? सपोज करो कि यहाँ का वोल्टेज कितना है? VA है। तो हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस VA डिवाइडेड बाई 5, इसका वोल्टेज हो गया, इसमें करंट हो गया, प्लस यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 50 माइनस VA बाई 5 इक्वल टू क्या आप लिखोगे? VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। अब अगर आप इसे सॉल्व कर देते हो तो VA का वैल्यू आपको क्या आ जाता है? VA का वैल्यू आ जाता है 60 वोल्ट। अब जब आपको VA का वैल्यू 60 वोल्ट आ जाता है तो अब आप क्या कर सकते हो? I3 निकाल सकते हो। तो I3 बराबर आपका कितना है? VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 यानी 60 बाई 10 यानी कि 6 एम्पियर। ओके, तो आपने इस मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, फाइन। अब हम इसको KVL रूल से सॉल्व करेंगे। तो हम सेकंड मेथड्स लेते हैं KVL रूल। तो यूजिंग KVL, करंट वोल्टेज लॉ। देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये लॉ आपको क्या कहता है? ये लॉ आपको कहता है कि किसी भी लूप में, सपोज करो इसको हमने फर्स्ट लूप माना और इसको हमने सेकंड लूप माना, यानी आपके पास 2 लूप हैं। ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप में आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, आप जहाँ से चलना चाहते हो कोई भी पॉइंट कंसीडर करो। सपोज करो हमने यहाँ से पॉइंट कंसीडर किया, तो कहता है कि उस लूप में आप चाहे करंट की डायरेक्शन में चलो या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ नॉट इशू। आप उस लूप में चलते हुए फिर वहीं पे आ जाओ। इसका मतलब अगर मानो कि हमने करंट के डायरेक्शन में चलना लेता हूँ, तो हमने यहाँ से चला और यहाँ से चलते हुए फिर हम फाइनली यहाँ पे अराइव कर जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने इस डायरेक्शन में चला तो ऐसे हम फिर फाइनली यहाँ पे अराइव हो जाएंगे। तो KVL क्या कहता है कि सिग्मा V इक्वल टू 0, यानी नेट पोटेंशियल किसी भी लूप का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सिग्मा V इक्वल टू 0 फॉर लूप 1 एंड लूप 2, दोनों के लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है।
पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ से ये चलता है, जहाँ से हम इसको चलना शुरू करते हैं, उसे आप हाइयर पोटेंशियल पे मानते हैं, और बाकी इसके आगे जो भी पॉइंट्स कहीं भी आप कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, निश्चित रूप से लोअर पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब रहा कि यहाँ से आप जितना दूर जाते जाएंगे, है ना, उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा, बराबर कम होते जाएगा, जब तक कि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस तरह से इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, घटते चला जाएगा। फिर अगर मान लो आप इसी ढंग से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ गया तो आपने देखा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो सबसे मिनिमम होगा। लेकिन आप फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे था, फिर उतना ही पोटेंशियल आपने गेन कर लिया। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल इनिशियल से क्या है, कम है। तो इसीलिए वह जो निगेटिव पोटेंशियल है, जिसको आप पोटेंशियल ड्रॉप के तौर पे जानते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप के तौर पे जान सकते हैं। तो अभी नेट पोटेंशियल जीरो है, तो क्या लिख दो आप, फॉर फर्स्ट लूप। अगर आप फर्स्ट लूप की हम बात करें तो देखो फर्स्ट लूप में हमारे क्या इक्वेशन हो जाएंगे, यहाँ का पोटेंशियल 100 है। अब चूँकि इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो 5I1। अब इधर आप आ गया तो कितना आ गया आपको, माइनस, करंट के डायरेक्शन में है, 10 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, क्योंकि इसका करंट भी इसमें आ रहा है। ओके, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका रियल, इसको जब सॉल्व कर दोगे तो आपका इक्वेशन कितना आ जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 20। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसी ढंग से हम क्या करते हैं, फॉर सेकंड लूप। अब हम क्या ले लिया, फॉर सेकंड लूप। तो आप देखो सेकंड लूप में कहाँ से, यहाँ से हमको चलना है, क्या लिखेंगे आप, 50 माइनस 5I2, ओके, माइनस 10I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अब जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप सॉल्व कर दो। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके वैल्यू आ जाएंगे, I1 इक्वल टू आ जाएगा 8 एम्पियर, एंड I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो I2 इक्वल टू आ जाएगा -2 एम्पियर। और जब ये ऐसा होगा आपको निकालना है I3। तो सिंस I3 इक्वल टू कितना है, I1 प्लस I2, यानी 8 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, यानी कि 6 एम्पियर। तो आपका आंसर हो गया 6 एम्पियर। ओके।